क्लास वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में हम चर्चा शुरू कर रहे हैं इक्विटी शेयर की लिमिटेशन। ठीक है जी। मैंने कराया क्या है बेटा, डिवेंचर के मेरिट्स और लिमिटेशन और इक्विटी के मेरिट्स। बस रिवीजन में मैंने तीन ही टॉपिक टच किए। ठीक है जी। और कंप्लीटली देखो तो बेटा एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की पूरी बात की है सिर्फ डिवेंचर की। पर बेटा डिवेंचर में दो ऐसी बातें हैं, दो से तीन बल्कि ऐसी बातें हैं जो बाकी सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस को आसान कर देती हैं। तो कोशिश कर लेना बेटा वो वीडियो जरूर पढ़ लेना। बस मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी देखो करना आपने अपने मन का ही है। तो जो आपको ठीक लगे वो करो। मैंने रिक्वेस्ट कर दी कि मेरे हिसाब से वो पढ़ लेना, आगे की बातें तभी आसान होगी। वरना मैं बोलता बोलता जाऊंगा मैंने डिवेंचर में पढ़ा दिया ओके, मैंने डिवेंचर में पढ़ा दिया ओके। आपकी इच्छा, करना हो कर लेना, नहीं करना हो ना कर लेना। दो बार रिक्वेस्ट कर दी है, आप देख लेना। आपको पता है आपका अच्छा क्या और बुरा क्या। चलो जी, लिमिटेशन पे चर्चा को लेके आ रहा हूँ इक्विटी की। लेकिन उससे पहले एक मौका जरूर दे देता हूँ, अगर किसी ने इक्विटी की मेरिट से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पढ़ना जी। चार मेरिट पहले, चार मेरिट या पांच ही पढ़ लो, यहां से पांच पढ़ दो। कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है पांच मेरिट में बताओ। इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं बिना कोई भी एसेट गिरवी रखे, कोई एसेट मॉर्गेज नहीं हो। जबकि डिवेंचर बिना गिरवी रखे इशू नहीं होते, वहां एसेट मॉर्गेज होती ही होती है। इक्विटी की वजह से ही बेटा लोन प्रोवाइडर को कॉन्फिडेंस मिलता है। क्योंकि अगर मेरा प्रोजेक्ट है 2 करोड़ रुपए का और मैं जाऊंगा लोन प्रोवाइडर को कि मैंने ओनर फंड नहीं डाला, कुछ भी जीरो, कहूंगा लोन दे दो 2 लाख 2 करोड़ रुपए का, तो भैया लोन प्रोवाइडर क्या कहेगा, आपने कितना पैसा डाला, मैं कहूंगा जीरो। कहता अच्छा और मुझसे 2 करोड़ मांगे हैं। डाल देगा वो पैसे। एक बेटा लोन प्रोवाइडर को कॉन्फिडेंस देता है ओनर फंड, मालिक ने कितना पैसा डाला। और यही सोचो मैं कहूँ जी मेरा आइडिया था, मैंने उसमें 1 करोड़ 60 लाख डाल दिए, 40 लाख शॉर्ट है वो आप डाल दो, वो उसके डाल देगा। ठीक है जी। जो मुझे लगा कि प्रॉब्लम आ सकती है मैंने बता दिया। सिक्स्थ वन बेटा कहता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज एश्योर्ड ड्यू टू द वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा जैसे हिंदुस्तान में हर जगह पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, मतलब जनता का कंट्रोल है। हम ही तो पीएम सेलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। हम क्या करते हैं बेटा, एमपीज के लिए वोट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट करते हैं, और एमपीज अपनी मीटिंग में पीएम बनाते हैं। भैया कंट्रोल तो जनता का ही है, और बाद में पीएम डिसीजन लेता है। इनडायरेक्टली तो जनता ही डिसीजन ले रही है, जनता नहीं बनाया पीएम। सेम कंपनी में बेटा डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, इक्विटी शेयर होल्डर अपनी मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्दर डिसीजन लेते हैं। तो कंट्रोल जनता का है, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही है, पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्लियर है जी इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। लिमिटेशन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं जी। अब लिमिटेशन फर्स्ट टाइम, ठीक है जी, मतलब रिवीजन बैच में मैंने ये नहीं कराई। ठीक है, सबके लिए बिल्कुल बराबर बात है, शुरू से शुरू कर। कहता है इन्वेस्टर हु वांट स्टेडी इनकम मे नॉट प्रेफर इक्विटी शेयर एज इक्विटी शेयर गेट फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। बेटा जिन इन्वेस्टर को ये अच्छा लगता है ना कि उनको एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहे, सर मत खरीदो इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में जो बचता है वो मिलता है। कंपनी के पास हो सकता है कभी कुछ बचे, हो सकता है कभी कुछ भी ना बचे, हो सकता है कभी बहुत ही ज्यादा बचे। तो भैया अगर आपको फिक्स्ड इनकम में विश्वास है ना, चुपचाप कंपनी के डिवेंचर्स खरीद कर बैठ जाओ, चुपचाप प्रेफरेंस शेयर खरीद कर बैठ जाओ। इक्विटी में फिक्स्ड जैसी कोई बात ही नहीं होती कभी। क्लियर है ना जी बात।
आगे बढ़ जाए। सेकंड लिमिटेशन, the cost of equity share is generally more as compared to the cost of raising fund through other sources. बेटा cost of raising fund, ये ना तब भी बात आती है जब मैं टेबल बनाता हूँ, ठीक है जी, और टेबल मैंने 2 से 3 बार बनाई है। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड का मतलब कुछ और नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट है बेटा। फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी शेयर की हमेशा सबसे ज्यादा है, किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से ज्यादा है। फ्लोटेशन कॉस्ट समझते हैं ना, पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। याद करो, मेरी टेबल में फ्लोटेशन कॉस्ट में इक्विटी के सामने लिखा हुआ है हाईएस्ट, सबसे ज्यादा है भैया। अंडरराइटर को कमीशन देनी, ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी, टीवी ऐड कराना, ये बताने के लिए कि मेरी कंपनी का शेयर आ रहा है, खरीद लेना। ठीक है ना जी, आगे बढ़ जाओ। याद है आपको लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन पे बात करनी शुरू कर दी थी, आईपीओ पे बात करनी शुरू कर दी थी। चलो बोल देता हूँ, मैंने आपको दिखाया था आईपीओ आ रहा था ममता मशीनरी लिमिटेड, MML करके, मुझे मिला नहीं था। ठीक है जी, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 15,000 के साथ 22,500 रुपए, 22,500 रुपए के प्रॉफिट पे खुला वो एक ही दिन। ठीक है जी, कल एक आईपीओ खुल रहा है, यूनिमैक करके कंपनी है। ठीक है जी, देख लेना, 15 के साथ 15 पे खुलेगा, मुझे नहीं मिला। ठीक है, मिलते ही कहाँ है आईपीओ आजकल, तो हालत ऐसी हुई पड़ी है दुनिया में, हर कोई लगा। पर मैंने तो आपको कहा था लगाना शुरू कर दो, गाइड में कर दूंगा हर चीज से रिलेटेड, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है जी, 2 बातें बता दी लिमिटेशन की। तीसरी बेटा, इक्विटी शेयर, तीसरी का मतलब बता रहा हूँ, सिर्फ पढ़ लो आप यहीं पर जो लिखा है। ठीक है, ये बात मैं डिवेंचर में ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए बेटा यहाँ टाइम खर्च नहीं पाऊंगा, आई एम सो सॉरी। ठीक है ना, पढ़ लेना वहां पर। इक्विटी शेयर कंट्रोल डाइल्यूट कर कर रख देते हैं बेटा। ठीक है ना जी, अ कंपनी में अफ्रेड ऑफ टेक ओवर वुड प्रेफर डेट ओवर इक्विटी। जिन कंपनियों को डर लगता है कि कोई और टेक ओवर ना करके चला जाए, वो प्रेफर करे डेट को, लोन को, इक्विटी से पहले। याद है आपको ये बात, स्टेटमेंट बोला करता था बेटा, मुकेश अंबानी हो आप, जिसके पास रिलायंस के 60% शेयर है और पूरी दुनिया के पास 40% शेयर है। आज भैया रिलायंस इक्विटी शेयर इशू करती रहे, इक्विटी शेयर की टेल है कंट्रोल, इक्विटी शेयर की पूंछ है कंट्रोल। किसी ने भी गलती से खरीद लिया ना वो शेयर, तो बेटा उसका 60% का कंट्रोल, उसकी जो मेजोरिटी है मुकेश अंबानी की, वो मेजोरिटी छिन सकती है। और यकीन मानिए, क्या मुकेश अंबानी जी चाहते होंगे रिलायंस में से उनकी मेजोरिटी कम हो जाए? गलती से भी वो नहीं चाहते होंगे कि उनकी मेजोरिटी कम हो जाए। चलो जी, आगे बढ़ते हैं जी। फोर्थ में कहता है, मोर फॉर्मेलिटीज एंड द प्रोसीजरल डिलेज आर इन्वॉल्व्ड व्हाइल रेजिंग फंड थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर। बेटा, इक्विटी शेयर से पैसे लेने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारी प्रोसीजरल डिले है, और ये बात ना हमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज से भी याद होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 7 के। यार याद करो ना, आप शेयर दे ही नहीं सकते बिना सेबी के अप्रूवल के। पहले तो सेबी की अप्रूवल लो, फिर प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराओ, ठीक है जी, फिर शेयर इशू करो, उससे भी पहले ब्रोकर अंडरराइटर अपॉइंट करो, उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन की इंतजार करो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की भी तो इंतजार करो। कब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए? 90% जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता था, विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। 120 दिन है, लंबी इंतजार। सर परेशानी तो है, दिख रहा है कितनी डिले है। 120 दिन में अगर पैसे ना आए तो अगले 10 दिन में पैसे वापस। तो सर शेयर इशू करना आप कौन सा आसान समझ रहे हो? कहते हैं बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारी प्रोसीजरल डिले है, इतने सारे प्रोसीजर पूरे करने हैं। सेबी कोई हमारे लिए थोड़ी बैठा है तुरंत अप्रूवल दे देगा, आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करोगे, आएगी अप्रूवल, और वो अपना समय लेगी, 5 दिन ले, 10 दिन ले। ठीक है ना जी, 4 लिमिटेशन बता दी, कुछ रिपीट कराना बोलो वरना आगे। ठंड रख लो यार, बहुत डिस्टर्बेंस होगी। पहले वो, फिर वो, फिर वो फोन चलाता हूँ मिल रहा है, फिर वो एंट्री ले रहे हैं लेट। मुझे और गुस्सा ही जा रहा है, मेरा पारा बढ़ी जा रहा है। एक कटारिया रुकने का नाम नहीं लेता, पूरा बैच हो गया इसको। भाई साहब, एक केशव, ठीक है जी, बताओ जी, कुछ रिपीट कर रहे हैं क्या? बढ़ाएं बात को आगे, 100% कंसंट्रेशन यहाँ हो सारे बच्चों की अब।
बेटा मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं अभी आपको सबको, लाओ करोड़ रुपए। बेटा प्रेफरेंस शेयर के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। फटाफट से एक बात बताओ, कंपनी में पेमेंट बांटने का एक सीक्वेंस होता है, जल्दी से बोलना क्या है। डिवेंचर को वो सब बोल के आयो। डिवेंचर को इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल को। अब सुनना जरा काम की बात। बेटा कोई और नाम क्यों नहीं मिला, ये नाम ऐसा ही क्यों मिला कि प्रेफरेंस शेयर उठाकर रख दिया। बेटा ये शेयर जो है ना, इनका नाम प्रेफरेंस शेयर रखने की ना एक बड़ी स्पेसिफिक वजह है। क्यों नाम रखा प्रेफरेंस शेयर? जब भी डिविडेंड बटेगा तो इक्विटी शेयर से पहले इनका ही डिविडेंड बटेगा, यानी कि प्रेफरेंस मिलेगी इनको। जब भी प्रिंसिपल अमाउंट वापस होगी, हमेशा इक्विटी से पहले प्रिंसिपल अमाउंट इनकी ही वापस होगी। बेटा ये वो शेयर्स हैं जिनको दो चीजों की प्रेफरेंस है ओवर इक्विटी शेयर। डिविडेंड भी पहले इनका मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी इनकी पहले मिलेगी। इक्विटी शेयर को ये दोनों चीजें बाद में मिलती है। क्योंकि इनको दो चीजों की प्रेफरेंस है, इसलिए इनका नामकरण हो गया प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी, आकाश भाई ठीक है जी, नाम रखने की वजह समझ में आई। आओ जी इसी चीज को फटाफट से कंफर्म करते हैं। पढ़ना जी, आप पढ़ रहे हैं, एक बार इंट्रो की शुरू की 4 लाइनें तो पढ़ दो यहां तक। The preference shareholder enjoy a preferential position over equity shareholder in two ways. प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंशियल पोजीशन एंजॉय करने को मिलती है दो वजहों से। रिसीविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहली बात, आपको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता रहता है नेट प्रॉफिट में से, जबकि ये डिविडेंड इक्विटी वालों को बाद में मिलता है, मतलब इक्विटी से पहले ही मिलेगा आपको। अच्छा जी, रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम ऑफ कंपनीज क्रेडिटर हैव बीन सेटल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कहता है आपको आपकी कैपिटल भी वापस मिल जाती है जैसे ही सारे क्रेडिटर का क्लेम खत्म हो जाता है। बस इनको क्रेडिटर बोल रहा है और कुछ नहीं। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया भी था, डिवेंचर के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि डिवेंचर होल्डर को हम क्रेडिटर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। कहता है एक बार क्रेडिटर का क्लेम खत्म हो जाए उसके बाद आपकी कैपिटल वापस हो जाती है। देखो आसान शब्दों में बताएगा इसको क्या मतलब है इसका। In other words, as compared to the equity shareholder, the preference shareholder have a preferential claim over dividend and repayment of capital. कहता है सीधे सीधे शब्दों में बात वही है, ठीक है जी, रीपेमेंट भी इनसे पहले आपकी और डिविडेंड भी इनसे पहले आपका। ठीक है जी, इसीलिए तो नाम प्रेफरेंस है। ठीक है जी, आओ बेटा मेरिट्स और डीमेरिट्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरिट्स के बेटा 3 पॉइंट आप पढ़ेंगे। तीन पॉइंट पढ़े सर। फिक्स्ड इनकम चाहिए, प्रेफरेंस शेयर खरीद लो, लेसर रिस्क और फिक्स्ड इनकम घर आपके आती रहेगी। शुरू के 2 पॉइंट में तो बेटा एक जैसी सी ही बात है। तीसरा पॉइंट बेटा, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करते प्रेफरेंस शेयर। क्या प्रेफरेंस शेयर के साथ कंट्रोल या वोटिंग पावर है क्या? कंट्रोल या वोटिंग पावर किसको है? इक्विटी शेयर को है ना, वो ही कंट्रोल डाइल्यूट कर सकते हैं। डिवेंचर की भी सेम मेरिट है और प्रेफरेंस की भी सेम मेरिट है। 3 मेरिट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है जी बात। चौथी बात सबसे काम की, मेरिट नहीं है ये, नजर भी नहीं आती मेरिट, पता नहीं क्या ही लिखता है ये। कहता है पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर में इनेबल अ कंपनी टू डिक्लेयर हायर रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर इन गुड टाइम्स। भैया क्या ही बोलते हो। एक बात बताओ बेटा, मेरी कंपनी ने 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है जी, प्रेफरेंस से मैंने 10 लाख रुपए रखे 12% प्रेफरेंस शेयर से, यही एग्जांपल था। मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं, मान लो बेटा इंटरेस्ट भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया, उसके बाद 10 लाख रुपए बचे हैं मेरे पास। कहता है प्रेफरेंस को क्या देना है आपने, फिक्स्ड रेट पर देना है आपने पेमेंट।
दे दिया फिक्स रेट पर, 10 लाख रुपए लिए हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर पे 1,20,000 देने हैं। कहता है आपके पास जो भी पैसा बच जाएगा, कहता है अगर कंपनी के ऊपर अच्छा समय आया, और मैं कहता हूं आ गया, अच्छा समय का मतलब यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल अच्छा समय आने से है, बेटा मैं कहता हूं अच्छा समय आ गया, आपने 10 लाख की जगह 1 करोड़ कमा लिया अगले साल। कहता है क्योंकि प्रेफरेंस वालों को तो फिक्स ही देना है, या ये कह दूंगा अच्छा आज 1 करोड़ कमा लिया तुम्हें कुछ ज्यादा दे देता हूं, नहीं, उन्हें क्या देना है, उनसे 10 लाख रुपए ले रखे, 12% पे, उन्हें तो 1,20 ही देना है। कहता उनको आपने फिक्स्ड पैसे ही देने हैं, जो कुछ बच गया सब इक्विटी के लिए बच गया। भैया ये इक्विटी की मेरिट है, ये प्रेफरेंस की मेरिट कैसे हो सकती है? अगर कंपनी में अच्छा समय आए, कहता है प्रेफरेंस शेयर को फिक्स्ड ही पैसे देने हैं, सारा पैसा आपके लिए इक्विटी शेयर को बांटने के लिए बच जाएगा। भाई प्रेफरेंस की मेरिट में क्यों लिखते हो, मुझे तो समझ नहीं आता क्या करते हैं ये। कहते हैं पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर may enable a company to declare higher rate of dividend for the equity shareholder in good times। बेटा कहता है क्योंकि इनको तो फिक्स पैसे देने हैं, अगर कंपनी के ऊपर अच्छा समय आया तो ज्यादा हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर पाओगे इक्विटी शेयर्स के लिए। इक्विटी की मेरिट होनी चाहिए, प्रेफरेंस की लिमिटेशन होनी चाहिए। क्या करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, जैसा लिखा मैंने तो वैसा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 4 बातें डन। 5वीं और 6ठी बात, काम की बात। बेटा ये तो प्रेफरेंस का नाम प्रेफरेंस क्यों पड़ा, उसी की एक बात है। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। बेटा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कंपनी का बंद होना। कहता है अगर कंपनी बंद होगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट है कि इनके पैसे पहले मिलेंगे। भैया मैंने तो अभी बताया प्रेफरेंस का नाम प्रेफरेंस क्यों पड़ा, हमें तो पता है इक्विटी से पहले पैसे आपके मिलेंगे, यही एक मेरिट बना रखी है। आपके लिए तो और आसान है, पेपर में जरूर लिख के आना, ये मेरे को तो लगता है सबसे जल्दी याद होगा। ठीक है जी। और 6ठी बात और भी आसान, बेटा प्रेफरेंस शेयर इशू करने से कंपनी की कोई भी एसेट गिरवी नहीं होती। ठीक है ना जी। गिरवी ना होने के 3 वर्ड है, विदाउट क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट, मॉर्टगेज नहीं होता कुछ भी, और हाइपोथिकेट नहीं होता कुछ भी। सबसे प्यारा वर्ड जो मुझे समझ में आता है वो मॉर्टगेज है। बाकी आप देख लेना क्या लिखना है, सॉर्ट ऑफ चार्ज लिखना है, सॉर्ट ऑफ चार्ज लिख लेना, हाइपोथिकेशन लिखना है, हाइपोथिकेशन लिखना है। 6 मेरिट बताते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई भी 4 मेरिट कर सकते हो, कोई भी 3 लिमिटेशन जो आपकी चॉइस की हो, पर इतना करना ही करना है। ठीक है जी। मुझे 7 टॉपिक इस चैप्टर से बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं। डिवेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, कॉमर्शियल पेपर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 6, जीडीआर 7, जो मुझे लगता है किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जा सकता, किसी भी हाल में। बाकी चॉइसेस योर्स। ठीक है जी। मुझसे जिस भी बच्चे ने पीरियोडिक में इंपॉर्टेंट पूछा, मैंने 7 का नाम जरूर किया। आओ जी, लिमिटेशन का श्री गणेश करते हैं। बेटा पहली लिमिटेशन पढ़ना, अभी दूसरी नहीं पढ़ेंगे, दूसरी सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। कहता है प्रेफरेंस शेयर आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन हायर रिटर्न। बेटा प्रेफरेंस शेयर उनके लिए अच्छे नहीं है जो रिस्क लेना चाहते हैं और ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो 12% ही मिलेगा। अच्छा जो रिस्क लेना चाहता है और ज्यादा रिटर्न कमाना चाहता है, क्या ले वो, चुपचाप इक्विटी शेयर खरीद कर बैठ जाए, मजे ले। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। सेकंड नहीं अभी पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे। कहता था रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बेटा कहते हैं डिविडेंड का जो रेट होता है ना प्रेफरेंस शेयर पे, वो हमेशा जनरली थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ऐसा क्यों होता है? बेटा याद है मेरे एग्जांपल में मैं हमेशा 9% डिवेंचर लेता हूँ, लेकिन जब प्रेफरेंस की बात करता हूं तो 12% प्रेफरेंस की बात करता हूं, मैं कभी 8% नहीं लिखता। क्यों, ऐसा क्यों होता है, रेट क्यों ज्यादा होता है? जिंदगी का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। देखो इन्होंने तो ये बात लिखी कि इसका रेट ज्यादा इसका कम है, समझाया नहीं क्यों है, बात समझाने की है। अब मैं भी यही बात बोल दूं तो ठीक है, रट्टी लेगा बच्चा। तो वो जिंदगी का एक प्रिंसिपल है, मोर द रिस्क मोर द गेन, लेस द रिस्क लेस द गेन। अब ये बात इन्वेस्टर के लिए है। आप खुद सोचो, आपके पास डिबेंचर्स हैं, प्लीज सामने देखना, आपके पास डिबेंचर है, क्या आप इतना सारे रिस्क ले रहे हो?
इतना सा भी रिस्क है आपके ऊपर? नहीं, आपके पैसे कंपनी को देने ही देने पड़ेंगे। ना इंटरेस्ट रोक सकते, ना आपका प्रिंसिपल एक दिन भी नहीं रोक सकते। बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे ना, इसलिए आपके रिटर्न कम है। लेस द रिस्क लेस द रिटर्न। क्या अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, क्या आप रिस्क ले रहे हो? थोड़ा सा तो ले रहे हो। क्यों? अगर कंपनी ने इस साल पैसा नहीं दिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पैसे अगले साल मिलेंगे, वो बात अलग है, डबल होके मिलेंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर अगले साल भी नहीं दिए तो तीसरे साल ट्रिपल मिलेंगे। पर रिस्क तो है ना कि हो सकता है ऐसा इस साल ना मिले, ऐसा रिस्क तो है ना। तो आप थोड़ा सा रिस्क तो ले ही रहे हो। और बेटा इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा ही रिस्क है। मोर द रिस्क मोर इज द गेन। समझ में आती है जी बात इतनी? पक्का से कि रेट क्यों ज्यादा है प्रेफरेंस शेयर पे इक्विटी से? बढ़ जाए आगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं as the dividend on these share is to be paid only when company earns profit, there is no assured return for the investor, thus these share may not be very attractive to the investor। बेटा कहता है अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी ने लॉस कमाया, पैसा हो सकता है डिविडेंड ना मिले। भैया इस साल ऐसा हो सकता है ना कंपनी ना दे, अगले साल डबल करके दे देंगे। अगले अगले साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो तीसरे साल ट्रिपल करके दे देंगे, तीसरे साल भी ना तो चौथे साल 4 गुना दे देंगे। यही करेंगे ना। तो गारंटी है कि अब तो मिलेगा ही मिलेगा, इस दिन तो मिलेगा मिलेगा। भैया ऐसी गारंटी डिवेंचर में होती है, प्रेफरेंस में नहीं। और मैं हमेशा एज अ इन्वेस्टर एक बात बोलता हूँ, यार आप बीच के नहीं हो सकते कभी भी। या तो आप रिस्क लवर हो, रिस्क लवर हो तो भैया इक्विटी शेयर खरीद लो, या आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हो, रिस्क से डरते हो, तो भैया डिवेंचर खरीद के ले बैठ जाओ। ये बीच का नहीं होता, मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ। ये बीच वाली कहानी नहीं समझ में आती है हमें भैया। क्लियर है जी बात? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ जाए बेटा। लास्ट वन, मतलब अभी मैंने एक छोड़ा हुआ है। कहता है the dividend paid is not deductible from profit as expense, thus there is no tax saving in case of in the case of interest on loan। देखो जी बात बड़ी सिंपल सी है कि आप इसको ऐसे नहीं लिखना, आप इसको ऐसे लिखना the dividend paid on the preference share is not a tax deductible expense। याद है ऐसी सेम बात मेरिट में डिबेंचर में आ रखी है कि डिबेंचर टैक्स सेव करा कर देते हैं, टैक्स कम करा कर देते हैं, प्रेफरेंस टैक्स सेव करा कर नहीं देते। प्रेफरेंस का प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स सेविंग नहीं करा सकता। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले क्लास शुरू होने से पहले कि डिबेंचर की बहुत सारी बातें जो बहुत सारी जगह पर क्लैरिटी देती है, उसे जरूर पढ़ लेना। मैं सिर्फ बोलता रहूंगा कि मैंने डिबेंचर में पढ़ा किया, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है जी। इससे पहले कि मैं सेकंड पॉइंट पर थोड़ी सी चर्चा करूं, मैं एक बात और बोल देता हूं। एक बात बेटा हमेशा सीख लो, जितने भी बच्चे बैच में एब्सेंट रहते हैं बेटा, हमें ना ऐसा लगता है कि ऑनर्स फंड सबसे अच्छा होता है, इक्विटी से अच्छा तो पैसा ही नहीं बनाते। इक्विटी से शेयर से पैसे लेना मतलब ऑनर फंड, मालिकों से पैसा लेना। और मालिकों से पैसा लेने से अच्छा कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है दुनिया में, सब झूठ है ये। लोन का पैसा, कर्जे का पैसा सबसे अच्छा होता है कंपनी के लिए, क्योंकि उसमें 3 फायदे हैं जो इक्विटी वाले जन्मों जन्मों तक नहीं सोच सकते। पहला फायदा, फ्लोटेशन कॉस्ट कम, पैसा लेने के लिए पैसा कम खर्च होता है। लोन से पैसा लोगे, सबसे कम पैसे खर्च के आपको लोन जल्दी मिल जाएगा। दूसरी बात, टैक्स सेविंग करा कर देता है। तीसरी बात, आपका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होने देता, आपका कंट्रोल छीनने नहीं देता लोन। 3 बातें ध्यान रखना, ये 12th में लेकर जानी है। 3 बातें यहां से मैं बता रहा हूं, 12th में बढ़ेंगी बातें यहां से। आप इतना ही नहीं लेके जाओगे, परेशानी खड़ी कर देगी आप सबके लिए। भाई कहीं पढ़ो, लेकिन ये बात फिर लेकर जाओ दिमाग में। ठीक है ना जी? फ्लोटेशन कॉस्ट कम, टैक्स सेव करा कर देता है, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता। अब बेटा मैं सेकंड पॉइंट पर आता हूं। कहता है प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द एसेट ऑफ कंपनी। जैसे ही बच्चा डाइल्यूट वर्ड देखता है पागल हो जाता है। ठीक है जी। अब उसे लगता है कंट्रोल डाइल्यूट होने की बात चल रही है। बेटे पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ लो थोड़ी ढंग से। यहाँ कंट्रोल डाइल्यूट होने की बात नहीं चल रही, क्या बात चल रही है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखना जी उत्तर जी। बेटा मान लो अब कंपनी मेरी लिक्विडेशन में चली गई है। लिक्विडेशन का क्या मतलब होता है? बंद हो रही है। ठीक है, बंद होने का एक प्रोसीजर है, सारी एसेट्स बेचो और सारे कर्जे चुकाओ तभी बंद हो गया।
तो भैया जैसे ही आप लिक्विडेशन में गए, आपने सारी एसेट्स बेच दी, मान लो सारा तामझाम बेचने के बाद कंपनी के पास पैसे रियलाइज हुए 35 लाख रुपए, ठीक है जी। सबसे पहले हमने डिवेंचर के 10 लाख देने हैं, दे दिए जी, पैसे बड़े 25 लाख रुपए। 7 लाख रुपए गवर्नमेंट के देने हैं, 7 लाख ये दे दिए जी, 17 लाख चले गए, 35 में बचे 18 लाख रुपए। बेटा प्रेफरेंस के 10 लाख देने हैं जी, दे दिए जी। अब इक्विटी के लिए जो बचेगा बस वही मिलेगा, 8 लाख बचे, दे दिए, ठीक है जी बाबू। अब वो कहता क्या है ये समझने की कोशिश करो। इनके देने तो थे हमने 10 लाख, पर 8 ही लाख बचे, 8 ही लाख देने पड़े। और ऐसा भी हो सकता था कुछ नहीं बचता तो कुछ भी नहीं देता। मान लो बेटा मेरी एसेट बिकी 27 लाख की, 10 लाख ये ले गया, 7 लाख ये ले गया, 10 लाख ये ले गया, इक्विटी के लिए कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा। मालिक को तो इसलिए आपका रिस्क हमेशा जाता है। डिविडेंड लेते हुए भी सबसे आखिरी नंबर, प्रिंसिपल लेते हुए भी आखिरी नंबर। डिविडेंड बच जाएगा तो मिल जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा तो मिल जाएगा, पैसे बच जाएंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा भैया। सबसे ज्यादा रिस्क आप ही लेते, बताइए आप सबको सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी वाले लेते। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रेफरेंस वाले एसेट्स के ऊपर आपका क्लेम डाइल्यूट कर देते, ठीक है जी। ये मैनेजमेंट के कंट्रोल की बात नहीं चल रही, मैनेजमेंट का कंट्रोल डाइल्यूट करने की बात नहीं चल रही, एसेट्स के ऊपर क्लेम डाइल्यूट कर देते हैं। ये कहना ये चाहता है, कहता है देखो 27 लाख थे, 17 चले गए, 2 की पेमेंट के बाद बचे 10 लाख। कहता है अगर प्रेफरेंस वाले ना होते तो 10 लाख आपको बचते, क्योंकि प्रेफरेंस वाले हमेशा आपसे पहले पेमेंट लेते हैं, इसलिए इक्विटी के लिए पैसे बचने नहीं देते। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एसेट में इनका क्लेम पहले आ जाता है, प्रेफरेंस वालों का इक्विटी के लिए हमेशा ये पैसे कम कर देते हैं। अब एक बार जरा इस पॉइंट को पढ़ना, सेकंड पॉइंट, ये मैनेजमेंट कंट्रोल डाइल्यूट करने की बात नहीं चल रही, ये एसेट का क्लेम डाइल्यूट करने की बात चल रही है। और एक बात बताओ, ये प्रेफरेंस की लिमिटेशन है कि वो इक्विटी से पहले पैसे दे जाते हैं। प्रेफरेंस का टॉपिक चल रहा है, इसे प्रेफरेंस की लिमिटेशन में लिख रखा है। भैया ये प्रेफरेंस की मेरिट है कि वो इक्विटी से पहले पैसे खा के जाएंगे, ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।